नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा सरगर्म है। उत्तर प्रदेश की संभल की बात हो रही है। वो संभल जो लगातार संभलने की कोशिश कर रहा है, वो संभल जिसे संभालने के लिए कड़ी मेहनत की गई, क्योंकि 24 तारीख को संभल में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े किए थे। हालांकि 24 तारीख के बाद से आज 30 तारीख हो रही है, संभल संभल रहा है। प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखा दी है। सरकार पूरी तरह से इस बात को आश्वस्त करने पे जुटी हुई है, डटी हुई है कि किसी भी तरीके से संभल का मामला टाइट रहे, यानी संभल में फिर से हिंसा का दौर नजर नहीं आए। अब हिंसा दंगे हुए किस लिए? क्योंकि यहां पर बात उस संभल की है जिसे हम सतयुग में सतव्रत कहा करते थे, त्रेता में हम पिंगल कहा करते थे, वर्तमान यानी कलयुग में हम संभल कहते हैं। उस संभल में कल्की का मंदिर, जिस पर बनाई गई जामा मस्जिद। हिंदू पक्ष चाहता है, इस देश के तमाम सनातनी, विश्व में बैठे हुए तमाम सनातनी चाहते हैं कि ये सच सामने आए, संभल का पूरा सच सामने आए, और इसके लिए जरूरत सर्वे की थी। कानून के रास्ते ये लड़ाई लड़ने की शुरुआत की गई, लेकिन कानून को भी नजरअंदाज करते हुए संभल को जलाने की कोशिश की गई। किसी तरह से प्रशासन ने, सरकार ने संभल को संभाला, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस संभलते हुए संभल को भी अशांत करने पर आतुर हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के दिन 15 सदस्यों का डेलीगेशन, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था संभल। संभलते हुए संभल को यह कहकर संभालने की कोशिश की जा रही थी कि वहां पर जो दंगाई मारे गए थे उनके परिवारों से मिलना है, उन्हें पीड़ित बताया जा रहा है। लेकिन यहां प्रशासन ने संभल में समाजवादी पार्टी का ये पॉलिटिकल टूरिज्म कोई नया सियासी चैप्टर खोलता, उससे पहले ही मामला इतना टाइट कर दिया कि संभल की बाउंड्री तक भी समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन या कोई भी नेता पहुंच तक नहीं पाया। किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया तो किसी को रास्ते में ही रोक दिया गया। साफ तौर पर प्रशासन ने कहा कि 10 तारीख तक बाहरियों के जाने पर रोक लगी हुई है। तो सवाल ये कि जब 10 तारीख तक यहां पर निषेधाज्ञा है, कोई बाहरी जा नहीं सकता, संभल संभल चुका है, संभल में शांति नजर आ रही है, संभल में इंटरनेट की बहाली हो गई है, संभल में स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं, तो आखिर समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन पहुंचकर शांत हुए संभल को अशांत क्यों करना चाहता है? और इन सब से भी बढ़कर जब कोर्ट ने यह कह दिया है कि सुनवाई 8 तारीख को होगी, सुप्रीम कोर्ट का हर कोई हवाला दे रहा है, देश संविधान से चलने का हवाला देने की बात कही जाती है, तो उसी संविधान को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? संभल का ये जो मामला टाइट है, वो आने वाले समय में कौन सी फाइट दिखाएगा, क्या कुछ नया होगा, इस पर होगी आज खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। संभल संभल रहा है, शांति की सुबह नजर आ रही है। कुछ इलाकों में स्कूल खुले तो इंटरनेट सेवा भी बहाल हुई, मगर संभल से 387 किलोमीटर दूर राजधानी लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी MY कंपनी को ये शांति रास नहीं आ रही है। सपा डेलीगेशन आज संभल के लिए निकला। चौतरफा सांसदों, विधायकों और बड़े नेताओं की लग्जरी गाड़ियां एक बार फिर से इंसाफ के नाम पर ढोंग करने के लिए निकली। पुलिस ने हवाला दिया कि शांति को कायम रखने के लिए किसी भी नेता की फिलहाल संभल में नो एंट्री है। तो सपा नेता तिलमिला गए, तरह तरह की बयानबाजी हुई, मगर पुलिस प्रशासन के आगे किसी की भी एक न चली। किसी को बेरंग लौटा दिया तो किसी को नजरबंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब संभल हिंसा की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग की टीम वहां मौजूद है, तो ये सांसद साहब वहां आखिर करने क्या जा रहे हैं? हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें, और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। ये सब हमको एक नोटिस देनी चाहिए नियमानुसार कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति, आप नहीं जा सकते। तो लिखित नोटिस तो कुछ दिया नहीं इन्होंने,
केवल पुलिस लगा दी, वो लिखित नोटिस देना चाहिए। आप मुझे ये बता दो, न्याय आयोग जा रहा है, अब ये प्रेस के लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके जाने से नहीं कोई खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ अशांति पैदा हो जाएगी। संभल को फिलहाल संभल कर चलने की जरूरत है। सूबे में बैठी योगी सरकार लगातार माहौल को सुधारने की कोशिश कर रही है, तो प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने जिले में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकालने की हिदायत दी गई है। किसी भी तरह की रैली या विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर भी नहीं बजाने और कोई भी एक दूसरे धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं करेगा। लेकिन लगता है समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव को ये शांति पसंद नहीं आ रही। तभी तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का ये पोस्ट आग में घी डालने जैसा है। अखिलेश ने लिखा, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। अखिलेश के पोस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उन्हें जमकर लताड़ा और साफ तौर पर कह दिया कि संभल के असली अपराधी ही समाजवादी पार्टी है। जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूंगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल गहरा भी है और बड़ा भी। जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर पर फिलहाल जांच जारी है, लेकिन विपक्ष का ऐसा रवैया वो भी तब जब विशेष रूप से शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हों। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनका उद्देश्य सच में सुधार लाना है या फिर केवल सत्ता की राजनीति के लिए शांति भंग करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी। अंकुश, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन। हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और निश्चित तौर से हम वहां पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है, इसकी सारी जानकारी से अवगत होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीजों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। इनको तो जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। जो असल में वहाँ घटना हुई उसकी पूरी जानकारी वैसे हमें है, लेकिन एक बार पहुँच के अपने लोगों को हिम्मत देना, उनकी बात जानना और उनके मुद्दे के और उससे उठाने के लिए हम जाना चाह रहे थे।
तो देखिए, संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल टूरिज्म राजनीतिक पार्टियों का वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आज समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका ही गया है। कांग्रेस ने अभी से ही घोषणा कर दी है कि 2 तारीख को वो जाने वाले हैं। सवाल ये है कि इस पॉलिटिकल टूरिज्म से मिलेगा क्या, और सवाल ये भी कि क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो संभल का असली रहनुमा जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, संभल का असली रहनुमा है कौन, संभल को अशांत करने की कोशिश क्यों की जा रही है, आइए जरा चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं, साथ ही साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी जी हैं, और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु अजय गौतम साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी मेहमान जुड़ेंगे और सीनियर एडवोकेट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अशोक जी आपके पास आ रही हूं। क्यों जरूरत है इस पॉलिटिकल टूरिज्म की, जब ये साफ साफ प्रशासन की तरफ से कह दिया गया कि सब कुछ ठीक हो रहा है। आप भी देख रहे हैं संभल रहा है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिस पर सवाल खड़ा किया जाए। इंटरनेट बहाली हो चुकी है, स्कूल खुलने लगे हैं, वहाँ आम जनजीवन अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो फिर ऐसे पॉलिटिकल टूरिज्म से शांत होते संभल को अशांत करने की कोशिश क्यों है, क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? अशोक जी का ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज। लावनी जी देखिए, जिसको आप पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही हैं, वो पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है। वो उस विक्टिम परिवार को, विक्टिम परिवारों के घावों पे मरहम लगाने के लिए हमारे नेता जा रहे थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे जिनके घरों के लोग मारे गए इस दंगे में, और उनको कुछ आर्थिक मदद करने के लिए जा रहे थे। इसको आप कृपया पॉलिटिकल टूरिज्म न कहिए। ये जो वहां पे लोग दंगा करने वाले विक्टिम है, दंगा करने वाले क्या विक्टिम है? आप जिनको आप विक्टिम कह रहे हैं, आपने कह दिया विक्टिम, आपके पास प्रूफ है कि वो विक्टिम है, वो पीड़ित हैं, उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की, उन्होंने माहौल को अशांत नहीं किया। लावनी जी देखिए, इस देश के नागरिकों का, जो नागरिकों के ऊपर पुलिस और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से अत्याचार किया गया, क्या अत्याचार किया गया, क्या वो उचित था? क्या अत्याचार किया गया? मैं यही तो 24 तारीख से लेकर आज 30 तारीख तक हो चुकी है, कहीं पर भी तो आप लोग ये प्रमाण दे दीजिए ना कि ये अत्याचार किया गया पुलिस की तरफ से। क्या अत्याचार आपके पास एक भी, देखिए आप न्यूज चैनल में है, आपके पास एक भी वीडियो फुटेज नहीं है? नहीं, मेरे पास तो बहुत वीडियो फुटेज है जहां पर नकाबपोश पहुंचते हैं, पत्थर उठाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गोली चलाते हैं, विजुअल्स आ चुके हैं, सीसीटीवी तोड़ते हुए नजर आते हैं, वहां पर किस तरीके की बयानबाजी होती हुई है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों विजुअल्स हैं, एक नहीं सैकड़ों विजुअल है। लोगों को मारा गया, उसका एक भी वीडियो आपके पास नहीं है। अरे जिनको मारा गया वो कैसे मरे, वो कैसे मरे? अच्छा ये बता दीजिए, जिनको मारा गया वो कैसे मरे, उनको किसने मारा, कैसे मरे वो लोग? लावनी जी देखिए, पूरे संभल को या पूरे बहराइच को अगर किसी ने जलाया है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका ठीक है वो छोड़ दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि जिनको आप पीड़ित कह रहे हैं, जिनको आप पीड़ित कह रहे हैं, जिनको गोली लगी वो कैसे मरे, किसकी गोली से मरे और कैसे मरे, बताइए जरा। लावनी जी देखिए, ये जो वीडियो फुटेज है, जो लोगों के बयानात हैं, जो वहां पे जमीनी हकीकत है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है आपने? कि ये सुन लीजिए लावनी जी, वो चीख के कह रही है कि पुलिसिया उत्पीड़न का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है आपने? पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है आप लोगों ने? हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है कि पुलिस की गोली से नहीं मरे, देसी तमंचे से मरे। तो क्या पुलिस अपने पास देसी तमंचा रखती है? प्रूफ आपके पास कि पुलिस अपने पास देसी तमंचा रखती है? 315 बोर की गोली निकली है तो क्या देसी तमंचा रखती है? आप प्रूफ दीजिए, मैं आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी। सच जहां पर होगा, प्रमाण जहां पर होगा, मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। आप प्रमाण दीजिए कि पुलिस वालों ने ऐसा किया, मैं सवाल पूछूंगी सीधे तौर पर पुलिस वालों से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नजरअंदाज करके क्यों भ्रम फैला रहे हैं अशोक जी? गोलियां चला रहे थे, पुलिस वाले गोलियां चला रहे थे, कहां चला रहे थे? अरे हम चला रहे थे आसमान पे। अरे अशोक जी, पुलिस वाले गोलियां चला रहे थे या फिर वो रबर बुलेट चला रहे थे? वो जो दंगाई वहां पहुंचे हुए थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो नारे लगा रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज फोड़ रहे थे, जो पूरे संभल को बर्बाद कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए पुलिस क्या करे? जो पत्थर चलाए पुलिस पर, पुलिस उनकी आरती उतारे। पुलिस पर अगर आप पर कोई पत्थर मारने के लिए आ जाएगा, आप क्या करेंगे? आप सेल्फ डिफेंस में क्या करेंगे? लावनी जी देखिए, थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आप जाइए, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में तो आपसे बात कर रही हूं सर। ये समझने की कोशिश करिए कि पूरे देश में
जो मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की जो भारतीय जनता पार्टी सर देखिए, अब आप वहां पहुंच गए, उसका जो आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था तो आपने पूरी तरह से घुमा दिया, डाइवर्ट कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि दंगाई थे, आपने कैसे कह दिया कि वो विक्टिम है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने पढ़ी, आपके पास क्या कोई प्रमाण है कि जिस गोली से वो मरे, अगर वो देसी तमंचा नहीं था, पुलिस वालों की थी, तो प्रमाण सामने रखिए। मैं तो प्रमाणों पर चलूंगी, प्रमाण अगर आपके पास होगा तो मैं आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन अगर प्रमाण नहीं होगा तो मैं आपसे सवाल मैं बता रहा हूं ना। हाँ बताइए। सवाल पे सवाल पूछ रही हैं, कोई जवाब सुनने को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, जब सरकार सुन लीजिए, जब सरकार प्रायोजित दंगा होता है तो सरकार को ही सबूत इकट्ठा करना है, सरकार को ही सारा सिस्टम करना है, तो सरकार ऐसे सबूत क्यों छोड़ेगी कि ताकि वो सरकार फंसे? ये सारा मिली भगत है लावनी जी। आपके पास प्रमाण है कि ये सरकार प्रायोजित दंगा है? इस तरह का काम करवा रहे हैं संभल में। अशोक जी, आपके पास प्रमाण है कि ये सरकार प्रायोजित दंगा है? और वो लोग सबूत अपने हिसाब से सबूत भी क्रिएट कर रहे हैं। अशोक जी, आपके पास प्रमाण है, समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास ये प्रमाण है कि ये सरकार प्रायोजित है? तो रखिए ना, रखिए। पूछा जाएगा सरकार से सवाल कि क्या आप लोग अपने राज्य में दंगे करवाते हैं, आप रखिए वो प्रमाण सामने। आप लोग जब आरोप लगाते हैं, हर आरोप के पीछे एक आधार और एक प्रमाण होना चाहिए, वो प्रमाण नजर नहीं आता। अजय गौतम जी, सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। 10 सेकंड बोलिए। जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने प्रमाण दिया ना, FIR करवाया ना बहराइच में अपने भारतीय जनता युवा। अरे जियाउर रहमान बर्क जो सामने आते हैं, जिनका वीडियो फुटेज है, उस पर भी कुछ बोल दीजिए ना। सर्वे के पहले वो क्या कहते हुए नजर आए? मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। ये जो बात कही जा रही थी, किसको वो अपील कर रहे थे, किसको आक्रोशित करने का प्रयास कर रहे थे? लावनी जी, यही समस्या है जो 1991 वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें 15 अगस्त 1947 के पहले जिस भी धार्मिक प्लेस का जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर रहेगा। तब तो छोड़ ही दीजिए, तब तो आपका ये दावा ही फीका पड़ जाएगा, क्योंकि जिस संभल पर और जिस हरिहर मंदिर पर हम बात कर रहे हैं वो आज की कलयुग का नहीं है, सतयुग से चला आ रहा है। सत्यव्रत कहा जाता था उस संभल को, और ये उस मंदिर का जो अस्तित्व है तब से ही है। आप लोग कहाँ चले आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर? और अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करेंगे, संदीप मिश्रा जी सीनियर एडवोकेट है, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। उनसे मैं बहुत सारे अभी क्लॉजेस पर भी बात करूंगी, ताकि आज के इस डिबेट में ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, उसकी एक एक क्लॉज की पंक्ति का जो आधार है वो आप लोगों के सामने हो। लेकिन उससे पहले अजय गौतम जी, आप देखिए, अशोक जी क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनकी सीमाएं हैं, वो अपनी पार्टी का ही पक्ष रखेंगे वो, लेकिन सत्य तो ये है कि जब हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो उस आरोप के पीछे प्रमाण होना चाहिए। मैं प्रमाण मांगती रही, और मैं फिर कह रही हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के पास प्रमाण है और वो प्रमाण सत्य है तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन पहले प्रमाण चाहिए। अजय गौतम जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलेट और पैलेट का फर्क नहीं मालूम। बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया पुलिस ने, पैलेट का इस्तेमाल किया। पैलेट होता है दंगाइयों को काबू करने के लिए रबड़ की गोली, जो चोट पहुंचाती है, मृत्यु का कारण नहीं बनती। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास रहा है कि आतंकवादियों के समर्थन में एफिडेविट देके उनकी सजा माफ कराने तक का, तो वो सब जानते हैं कि ये वही पार्टी है जो राम भक्तों की हत्यारी है। ये वही पार्टी है जो कहती है, कि हमने एक वर्ग को खुश करने के लिए 17 लोग मारे, हम और जरूरत पड़ती तो 40 से ज्यादा मार सकते, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। ये इनके नेता का बयान है, आप समझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि संभल के अंदर जो हुआ वो एक पार्टी विशेष का प्रायोजित जो था आतंकवाद था, और जिस तरीके से एक सरकारी कंप्लायंस, एक ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर है, उसकी कंप्लायंस के लिए लोग गए हैं। अगर आपको उसे चैलेंज करना था कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करते, लेकिन आपने उसे चैलेंज किया सड़कों पे, आपने उसे चैलेंज किया पत्थरों से, आपने उसको चैलेंज किया सरकारी संपत्ति में आग लगा के, आपने उसको चैलेंज किया पुलिस के वाहनों में, पुलिस की जीपों में आग लगा के। तो ये जिस तरीके का चेहरा है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि इनका लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कोई यकीन नहीं है। 3 तलाक होगा तो नहीं मानेंगे, शरीयत का केस होगा तो नहीं मानेंगे, राम जन्मभूमि पे कहेंगे हमेशा वहां टाइमलाइन पर भी सवाल उठा रहे हैं, वो टाइमलाइन पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब जरूरत नहीं थी, हालांकि चलिए अगर सर्वे हो भी रहा था, फिर भी ये बार बार कहा जा रहा है कि सर्वे टीम के साथ कुछ ऐसे लोग पहुंचे हुए थे जिन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद ये हिंसा हुई। वो सरकार प्रायोजित बता रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने, ऐसा क्या, जो सर्वे के साथ जो लोग गए थे उन्होंने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। कोई रिकॉर्ड है?
वो चीज है? ऐसा कोई वीडियो सामने आया है? अशोक और जी, 300 देखिए, काउंटर ये आंसर जितने करने भी के लोग बाद मरे दो मेहमान के लावणी साथ जी हैं। वीडियो आप उनको दिखाइए, ये वीडियो आप दिखाइए जिस दिन सर्वे हो रहा था, लोग सर्वे मरे वाली हैं, टीम ये फ्रेंडली वहाँ पे फायरिंग में धारदार मरे हैं। लगा रही थी, वो फ्रेंडली वीडियो फायरिंग दिखा का मतलब दीजिए। है अगर वो इसका 5 साल की निशाना वीडियो हो, पुलिस नहीं तो थी, मैं अपने मोबाइल इनका से खोल के निशाना दिखा दे रहा सर्वे हूँ। टीम थी। तो ये हिंदू धर्म गुरु के नाम पे लोग यहाँ बैठते हैं और पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, बड़ा आश्चर्यजनक अरे बात तो है। उनका पक्ष है ना, हम धर्म के उनका पक्ष है, नहीं, उनका ठीक है। पक्ष है, अब रखने हम दीजिए, वो हिंदुओं की बात करते हैं। लेकिन कम से धर्म का कम पक्ष लेते हैं, इनको ये पार्टी का ज्ञान होना पक्ष नहीं चाहिए। लेते। अयोध्या में जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी थे, आज राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। हटाइए उनको वहां से ना। अगर आपको इतनी चिंता है राम भक्तों की, तो उनको राम मंदिर ट्रस्ट से हटा दीजिए, तब तो हम माने कि आपके मन में राम जो भी उस टीम में शामिल था, मौलाना मुलायम से लेके चाहे चीफ सेक्रेटरी जो भी उसमें शामिल था, मेरी नजरों में दानव है। मैं कहता हूँ मानव नहीं है, दानव है। अगर कोई भी उस टीम में शामिल था, अगर मौलाना मुलायम सिंह था या कोई और व्यक्ति था जो आज अगर राम मंदिर की टीम में है, तो मैं तो उसे मानव नहीं दानव मानता हूँ, राम भक्तों का हत्यारा मानता हूँ। बोलिए, और अगर वो वास्तव में हुआ है तो हटना चाहिए, हटना चाहिए। उस जमाने के चीफ हमने तो कहा, हमने तो कहा अगर चीफ सेक्रेटरी का कोई रोल है गोली चलाने में तो हटना चाहिए। राम भक्तों के हत्यारे को किसी भी रूप के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी पद में बर्दाश्त नहीं किया ठीक है जाएगा। अशोक जी और अजय जी, अशोक जी, अशोक जी, धर्मगुरु जी, अशोक जी, ये ठीक है अजय जी, उसका जवाब अभी बीजेपी से भी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, जब उनसे मैं इसका आंसर जरूर लूंगी अशोक जी। लेकिन जिस तरीके से आप बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं होता, आप दूसरी तरफ ले जाते हैं। राम मंदिर का आप लोग जिक्र कर रहे हैं ना, तो राम मंदिर पर भी तो एक कानूनी लड़ाई लड़ी गई ना। आज अगर वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर है, तो ये सब कुछ संविधान के तहत हुआ ना। तो संभल में भी तो संविधान के तहत ही सर्वे हो रहा था। कोर्ट ने अगर कह दिया था सर्वे के लिए, तो फिर इतनी इस तरीके की परिस्थिति पैदा हुई क्यों, इस पर सवाल है ना। भरोसा आप लोगों का अगर न्यायपालिका पर है, तो न्यायपालिका के साथ आगे बढ़ते चले। ठीक है, दो और मेहमान जरा उनका जल्दी से रुक कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास आती हूँ। सहर नकवी, ये पूरी परिस्थिति, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, सर्वे ही तो हो रहा है, सर्वे से इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, सर्वे तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह से ये नहीं करवा दिया या और ये रहता है मैटर आयु हमारे देश की कितनी एक्टिव है, स्टेट की एलआईयू क्या कर रही थी। अगर समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने फायदे के लिए इस तरह के दंगे करवा सकती हैं, जैसा कि मीडिया में व्यूज बनाए जा रहे हैं, मीडिया के एजेंडा बनाया जा रहा है, तो कभी भी कुछ भी करवा सकता है। इसका मतलब आपके इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट की, सरकार की इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है। ये एलआईयू, ये टीमें, ये इंटेलिजेंस, ये जितनी भी एजेंसियां हैं क्या फेल हो चुकी हैं? सिस्टम कहाँ चला जाता है? सिस्टम अगर फेलियर है तो उनमें से आप छांट दीजिए, लोगों की काबिलियत देख लीजिए, सिस्टम की कमियां देख लीजिए कि कहाँ से कमियां हैं। सिस्टम सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अगर देश पे कोई खतरा आ जाता है, इंटेलिजेंस तुरंत बताती है। हर चीज स्टेट में खतरा होता है, किसी भी जगह पर सर्वे अलाउ हुआ, अचानक तो अलाउ नहीं हुआ भाई। मॉर्निंग में अगर पिटीशन दाखिल हुई तो इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए पर क्या होने वाला है। ये जिम्मेदारियां किसकी होती हैं? सिस्टम की होती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस कुछ बता नहीं पाती है। जब दंगा हो जाता है, जब फसाद हो जाता है, तो एक दूसरे के ऊपर ठीक ने करवा दिया, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं करवाया, वो अपना दामन झाड़ लेते हैं। वो कहते हैं नहीं कांग्रेस ने करवा दिया, तीसरे कहते हैं कि हम तो पूछने ही नहीं जाएंगे, चौथे कहते हैं कि भाई हमसे क्या मतलब, हमारी तो राजनीति अच्छी हो रही है। ये ठीक है, देखिए आप कह रही हैं कि प्रशासन का फेलियर है। सवाल मैं आपसे एक बार फिर से पुनः दोहराती हूँ, सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मामला सब जुडिश है, अभी मैटर सब जुडिश है, ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट का नहीं तो कोर्ट का मैटर तो पहले भी था, कोर्ट के आदेश, वो खुद से थोड़ी चली गई थी टीम सर्वे करने के लिए, कोर्ट के आदेश पर ही तो सर्वे करने के लिए पहुंची थी। सर्वे से दिक्कत क्यों है? दंगे की स्थिति तो बाद में बनी ना सर्वे के नाम पर। मेरा सीधा सवाल है, सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, स्टे जब तक नहीं लग जाता तब तक कोई रोक नहीं सकता, सर्वे तो होगा ही। या तो रिवीजन हो उसकी, या तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो, टू ही कंडीशंस हैं, उसके बाद ही रोका जा सकता है। कोई तीसरी इसके बाद कंडीशन नहीं है कि सर्वे रोक दिया जाए। सर्वे तो होकर रहेगा, सर्वे होकर रहेगा। चलिए, सर्वे होकर रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और इन सबके बीच में ये सारी चीजें, अगर मामला जुडिशरी का है तो पहले भी अगर संविधान की बात बार बार कही जाती है, मैं
हमारे साथ संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मुझे बीच में आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है, आपका ऑडियो बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। मैं आती हूँ आपके पास, ऑडियो ब्रेक हो रहा है। सहर प्लीज, सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है। मैं इसलिए मैंने आपको बीच में रोक दिया। सर का ऑडियो प्लीज ठीक करवाइए। संदीप जी, इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि 1947 के बाद की जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। हम तो उस जगह की बात कर रहे हैं जो सदियों से है, सनातन में है, और खास तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो एक क्लॉज है जिसमें खास तौर पर कहा गया है धार्मिक स्थल को किसी भी रूप में दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। ये जो बात कही गई है, ये जो सब पॉइंट है, ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है। हवाला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही दिया जाता है बार बार। लावनी जी, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे माननीय पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्लियर कर दिया है कि कहीं से भी इस चीज को निर्धारित करने में कि क्या प्रवृत्ति रही है, पूजा की पद्धति क्या रही है, इसको सर्वे करने पे कहीं किसी तरह से रोक नहीं लगाता है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। और बाकी अभी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की प्रोसीडिंग पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 साल से, और अश्विनी उपाध्याय जी की भी पिटीशन अभी पेंडिंग है। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला नहीं आ जाता है, तब तक यही स्थिति विद्यमान रहेगी कि सर्वे पर कहीं किसी तरह से रोक नहीं लगेगी। बाकी बात जहां रही कि स्थिति या परिवर्तित करने की, तो परिवर्तित करने की स्थिति 15 अगस्त 1947 के बाद की आती है, ना कि पहले की। तो ये सारी जो धरोहर की हम बात कर रहे हैं, ये सब हमारी प्राचीन धरोहर है, हम कोई नई मंदिर या मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं। संभल वाली परिस्थिति को किस तरह से लेंगे, क्योंकि बार बार कानून का हवाला भी दिया जा रहा है। अभी फिलहाल 8 तारीख तक के लिए हर चीज पर रोक लगाई गई है। 8 तारीख को रिपोर्ट आएगी, लिफाफे पांचों मामले चाहे अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल या अजमेर, सभी जगह का मामला कहीं ऐसा नहीं है कि जो 1947 के बाद की हो रही हो। ठीक है, तो ये सारे मामले एक जैसे ही, और सभी का अयोध्या के पैटर्न पे ही जो है डिसीजन होगा अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए अशोक जी। लावनी जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो 15 अगस्त 1947 तक जो कंस्ट्रक्शन, जो जिसका नेचर, अगर कोई मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। इसमें 15 अगस्त 1947 तक जो जिस नेचर में है वो उसी नेचर में रहेगा जो 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो अमेंडमेंट किया था, उन्होंने सिर्फ एक चीज उसमें ऐड किया था कि आप सर्वे करा सकते हैं, सर्वे कराने में जो वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और इस जो वर्शिप एक्ट से सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को अलग रखा गया था और जम्मू कश्मीर में कुछ जो उसको जो अलग रखा गया था। आपकी पहली पंक्ति ही थोड़ा सा फिर से आप बोलिए, मैं आपकी पंक्ति में ही आपका जवाब देना चाहती हूँ। क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? मैं ब्रेक लूंगी, उससे पहले ब्रेक ले रही हूँ मैं, मेरे को बार बार पैनल कह रहा है, लेकिन बताइए तो जरा क्या कहा आपने। नहीं, मैंने क्या कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? यही कहता है लावनी जी कि 15 अगस्त 1947 तक जो स्थिति जैसी थी, जिस भी धार्मिक स्थल का जो नेचर था, एक शब्द ने पूरी की पूरी परिभाषा बदल दी साहब। 15 अगस्त 1947 से जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी, तक नहीं। और इसी से और तक में आपने देश को गुरबामित कर रखा है। मैंने संदीप जी गलत तो नहीं कहा मैंने? अगर इन्होंने एक से को बदल दिया और वहां तक जोड़कर पूरी पूरी परिभाषा बदल दी। चलिए, एक ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इसी पर जुड़े रहेंगे, क्योंकि यही परिस्थिति है। एक छोटा सा शब्द पूरी पूरी मायने बदल देता है, और यही समाजवादी पार्टी कर रही है, या वो तमाम नेता, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, वो 15 अगस्त 1947 से की जगह 15 अगस्त 1947 तक की बात करते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 47 के बाद की जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। हम संभल की बात कर रहे हैं, और ये संभल आज का हरिहर मंदिर नहीं है, ये तो सतयुग से चला आ रहा है। इसलिए यहां पर तमाम दावे, हवा इन दावों की निकलती हुई नजर आती है। संभल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो संभल को संभलने देना नहीं चाहते। अब उनको कुछ पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के पीछे क्या ये सीधे तौर पर हिंदुओं को आघात पहुंचाना नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है। आइए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए, संदीप मिश्रा जी, अशोक यादव जी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक शब्द का खाली परिवर्तन किया, तो उस परिवर्तन ने पूरी की पूरी स्थिति को बदल दिया। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं अशोक जी? एक सेकंड, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये अशोक जी देखिए, मैं वही खोल
के बैठा था। हाँ, बताइए बताइए जी। 1991 एक्ट फ्रीजेस द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज द अगस्त 15 1947, जो उसके कैरेक्टर को फ्रीज करता है। वर्शिप एक्ट जो 1947 15 अगस्त 1947 तक जो जिस नेचर में रहा है वो उसी नेचर में रहेगा। ये आप जो कहना चाह रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं। ठीक है, संदीप मिश्रा जी है ना, बैठे हुए हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं, क्लियर कर दे रहे हैं वो। संदीप मिश्रा जी आइए, संदीप जी अशोक जी को आने सामने लेकर आइए। मैं भी लेके बैठा हुआ। 15 अगस्त 1947 इसके बाद आपके पास विद्यमान थी, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात, यही मैं भी कह रहा हूं। ये फ्रीज करता है उसके रिलीजियस कैरेक्टर को। लावनी जी, 15 अगस्त 1947 तक जो कैरेक्टर जिस भी, तो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, यही तो तय करना है ना कि उसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है। अब इसके ऊपर, इस हाथ के ऊपर दूसरा बना देंगे तो ये ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है ना साहब, ये नीचे वाला ही ओरिजिनल कैरेक्टर है। ओरिजिनल कैरेक्टर के लिए ही तो ये अल्ट्रासाउंड हो रहा है। आप लोग लगते हैं कि अरे नहीं नहीं, यहाँ तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ अल्ट्रासाउंड तो हो जाने दीजिए, ओरिजिनल कैरेक्टर क्लियर हो जाएगा। सर्वे ओरिजिनल कैरेक्टर करके सामने रख देगा, आपकी बात ही सच हो जाएगी, तब तो फिर सर्वे से भी नहीं घबराना चाहिए। अजय गौतम जी कुछ कह रहे हैं। अजय जी, देखिए बात बड़ी स्पष्ट है कि जो मदरसों में पढ़े हुए लोग होते हैं या जो एप्पल और पाइनएप्पल के बीच का फर्क नहीं जानते, ये नहीं जानते कि बेसिक कैरेक्टर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सपोज करिए कि टेम्परेरी, कई बार क्या होता है जब इज्तिमा होता है या कोई ऐसी बात होती है तो कई लोगों को वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जगह दे दी जाती है। जैसे सड़क है, हर फ्राइडे के दिन सड़कों को रोक के मैदानों में नमाज पढ़ने के लिए जगह दे दी जाती है, लेकिन क्या वो नमाज पढ़ने से वो उसका बेसिक कैरेक्टर बन जाता है क्या? 1947 से पहले वो क्या था? वो अगर पार्क था और टेम्परेरी वहां नमाज पढ़ती है तो वो मस्जिद नहीं हो जाती। 1947 में उसका बेसिक कैरेक्टर क्या था? बेसिक कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, बेसिक चरित्र कैसे पता चलेगा? उसका सर्वे होने से, उसका डीपीआर होने से, उसका जीपीआर सर्वे होने से तब पता चलेगा ना कि 1947 तक यहाँ मंदिर था, मंदिर के ऊपर कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया और उसके अंदर अगर कोई पूजा, किसी ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, किसी ने प्रेयर करनी शुरू कर दी तो वो उसका बेसिक कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। थोड़ा स्पष्ट कर दूं, बोलिए सर। अगर किसी ढांचे को ढक करके, दबा करके उसके ऊपर कोई नया ढांचा खड़ा किया गया है और पुराना ढांचा अंदर विद्यमान है, तो बेसिक जो आप कह रहे हैं यही होगा ना कि बेसिक वो होगा जो अंदर छुपा हुआ है। मैं वही तो कह रही हूँ और वो भी वही कह रही हूँ। बिल्कुल उसी लिए तो सर्वे हो रहा है ना, इसीलिए मैंने कहा, मैंने तो अपने हाथ से ये बाकायदा प्रैक्टिकल भी बता दिया कि अगर ये ओरिजिनल ढांचा इसके ऊपर हम दूसरा बना देंगे तब तो फिर सर्वे जरूरी है ना ओरिजिनल ढांचे के लिए। हाँ ठीक है, जल्दी से बीजेपी से हमारे साथ में काफी मंदिरों के केसेस लड़े हैं मैंने, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जी। ये चीज तय करेगी कि उस ढांचे का निर्माण किस पूजा पद्धति के लिए हुआ था। अगर उसका निर्माण हिंदू मंदिर के लिए हुआ था, बाद में उसमें अल्टरेशन करके उसको कोई और स्ट्रक्चर दे दिया गया तो उसका बेसिक कैरेक्टर तो मंदिर का ही रहेगा। ठीक है अशोक जी, तो उसका बेसिक कैरेक्टर मंदिर ही रहेगा, यही एक महत्वपूर्ण चीज है और इसीलिए ये सर्वे हो रहा है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को एटलीस्ट सर्वे से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप बार बार समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जो वहां दंगाई थे आप उनको पीड़ित बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर समाजवाद की बात करती है तो फिर हिंदू क्यों पीछे छूट जाता है समाजवादी पार्टी की इस विचार में, इस सोच में। सहर नकवी जी, पूरी परिस्थिति को आप भी देख रही है, बीजेपी से भी हमारे साथ अभी अविरल मलिक जी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सहर नकवी जी, जो परिस्थिति बनी हुई है अभी, आप अगर एक पूरी स्थिति को देखें तो पॉलिटिकल टूरिज्म को तो रोकने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार की कोशिश कर रही है कि संभल जाए, लेकिन यहां पर संभल ने एक बड़े प्रश्न को और जन्म दिया था कि यहां पर जो दंगा हुआ वो कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था, वो वर्चस्व की लड़ाई थी। यहां वर्चस्व की लड़ाई को धर्म का नाम दे दिया गया। यहाँ पर पुलिस बनाम पब्लिक हुआ है, वो पब्लिक डैमेज हुई है, पब्लिक को क्षति पहुंची है। पुलिस कैसे हुआ? पुलिस ने फायरिंग करी, ये बिल्कुल 100% पुलिस ने फायरिंग क्यों की? पुलिस को अगर बल का प्रयोग करना पड़ा तो क्यों करना पड़ा, इसके लिए भी तो बात करिए ना। गोली मारी है, बुलेट इंजरी, जो रबर बुलेट इंजरी नहीं है, बुलेट इंजरी है डायरेक्टली।
इस पर तो ध्यान देना चाहिए। कौन सी बुलेट इंजरी है? कौन सी बुलेट इंजरी है? नहीं, कौन सी बुलेट इंजरी है? नागरिकों को डायरेक्टली सीने पे गोली मारो, वो ये तो नहीं friendly निकालना, firing ये है भाई। संविधान अधिकार, ये गलत है। क्राइम तो एक दूसरे को रबर बुलेट को अगर दंगा होगा तो पुलिस क्या करेगी? नहीं सर, एक मिनट, आप भी उसी बात पर आ गई हैं। अगर वहां पर किसी भी जगह पर दंगा हो जाए, अगर दंगा हो जाए तो पुलिस का क्या काम होता है? आरती उतारने लगे दंगाइयों की। पुलिस क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर क्या को किस तरह से नियंत्रित करेगी? सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है? क्या सिस्टम होता है? गोले दाग सकती है, आंसू गैस के गोले होते हैं। अरे तो वही तो किया पुलिस ने, वही तो किया पुलिस ने, वही तो किया पुलिस ने। फोर्सेस की कमी नहीं है, फोर्सेस की कमी नहीं है। सहर नकवी, आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि ओरिजिनल बुलेट्स चली? सूचना नहीं थी? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि ओरिजिनल बुलेट्स चलाई पुलिस ने? अगली बार अगर दंगा हो ना, अगली बार अगर दंगा हो तो शहर नकवी को बुला ले पुलिस, इनसे पूछ ले क्या करना है, कब आंसू गैस छोड़े, कब पैलेट गन चलाएं और कब बुलेट का इस्तेमाल करें। शहर नकवी को बुला लिया जाए कि जब भी दंगे की कोई पोजीशन में चीज आ चुकी है कि कंट्री मेड पिस्टल का यूज हुआ है, हर चीज तो आप बेवजह का मीडिया पे समाजवादी पार्टी है, किसी पार्टी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? नहीं, एक साथ मत बोलिए, सबकी ऑडियो डिस्टर्ब होती है और किसी की बात समझ में नहीं आती है। प्रॉब्लम ये है कि सहर नकवी जो चीजें आप कहने का प्रयास करिए, सुनिए, आप भी ना दरअसल कल्प्रिट और विक्टिम ये आपको तय करना होगा। कल्प्रिट कौन है और विक्टिम कौन है? आपने एक चश्मे से तय कर लिया कि कल्प्रिट पुलिस है और विक्टिम जो मारे गए, लेकिन इन सब के बीच में आपने उन पुलिस वालों को भी देखा कि जिनके सर फटे हुए थे, जिनके पैर में चोट लगी हुई थी, जो चल नहीं पा रहे थे, जिनके साथी बचाने का प्रयास कर रहे थे, दूसरे दंगाई आते हैं और सीधे सीधे पत्थर उन पर मारते हैं। आपने देखा और आपने सीधे तौर पर क्लीन चिट दे दी। आपने पुलिस को कल्प्रिट कहा और क्लीन चिट दे दी अगर दंगाइयों को, तो वो प्रमाण बता दीजिए, वो आधार दीजिए ना। अभी भोले बाबा के प्रोग्राम में अरे भाई वो आधार दीजिए ना। सहर नकवी इधर उधर बात मत करिए। नहीं, टाइम को ऐसे स्पेंड मत कीजिए। अगर आपके पास प्रमाण है तो प्रमाण रखिए। क्राइम सीन क्रिएट हुआ है, उस पर क्या कहना है? अरे क्राइम सीन कैसे क्रिएट हुआ? क्यों क्रिएट हुआ? किसने क्रिएट किया? ये तो जांच का विषय है। जांच हो रही है ना मैडम, जांच हो रही है ना। आविरल मलिक जी, सहर जी एक ही जगह पर अटक गई हैं और बार बार एक ही बात बोल रही हैं, लेकिन मैं बार बार हर किसी से प्रमाण मांग रही हूँ। और मैं आपसे भी कहूंगी कि अगर आपके प्रमाण गलत होते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमाण सही होते हैं तो सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन आरोप बड़े लगा रहे हैं। आविरल मलिक देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू क्रिएट नहीं होने दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और हर स्थिति में कानून व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की है, उत्तर प्रदेश की सरकार की है। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस निश्चित रूप से सफलतापूर्वक कर रही है। और जहां तक विषय है संभल के सीओ अनुज चौधरी घायल है, पैर में गोली लगी है, पैर में छर्रे लगे हुए हैं, उस विषय पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस वाले घायल हैं, उस विषय पर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का कार्य कर रहे हैं, ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं। ये केवल हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम में डिवीजन पैदा करने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। कौन लोग हैं आखिर ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए पत्थरबाजों के विषय पर। पत्थरबाजों के विषय पर आखिर क्यों नहीं कोई बोल रहा है? उन्होंने स्टैंड क्लियर तो कर दिया। अरे अब और कितना स्टैंड क्लियर करें? वो तो स्टैंड क्लियर कर रहे हैं ना, वो तो पहुंच रहे हैं ना पत्थरबाजों से मिलने के लिए, उसको समर्थन दे तो रहे हैं। अब तो क्लियर कर दिया आविरल जी। और सबसे बड़ा सवाल, जियाउर रहमान बर्क को अगर पहला आरोपी नंबर 1 बनाया गया था तो फिर अभी तक आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं सलाखों के पीछे कर रहे हैं उन्हें? जी नहीं, देखिए, जांच के आधार पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हर एक व्यक्ति के ऊपर जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजने का कार्य किया जाएगा, कानून के आधार पर किया जाएगा। कानून के आधार पर किया जाएगा तो एफआईआर तो लॉन्च की गई थी ना, पहला आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, तो फिर क्यों चुप्पी है? यानी दोनों ही पार्टी क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, जहां तक विषय पॉलिटिकल माइलेज का, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये एक चलिए, अभी आप समाजवादी पार्टी पर बोल रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी ये कह दिया है कि 2 तारीख को पहुंचने वाला है, उनका डेलीगेशन पहुंचने वाला है। सवाल कई है, लेकिन इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर्वे के नाम पर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है। वो सर्वे जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने रख देगा, जो सच सामने आएगा, उस सच से आखिर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस घबरा क्यों रही है?
सच सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, ये आकलन का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। संभल पर चर्चा जारी रहेगी क्योंकि ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं होने वाला है, क्योंकि संभल के रास्ते 27 के दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हम चर्चा भी जारी रखेंगे। रंजित में कल फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।